यूपी टेट प्री प्रैक्टिस बैच में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी टेट 2017 में सीडीपी के आए हुए प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली, इस क्लास को मिस मत करिएगा। चलिए, यहाँ पर 2017 में जितने भी प्रश्न सीडीपी से पूछे गए थे, आज की यह क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली है। आपको बाल विकास में 30 का 30 लाने का लक्ष्य बनाना चाहिए, ठीक है, तभी आप 27-28 नंबर पा सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, 2017 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इस क्लास को जरूर पूरा देखिएगा, और जो लोग नए हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आप भी ये क्लास जरूर देखिए हमारी। पहला प्रश्न होगा आज की क्लास का, निम्न में से कौन सा अधिगम के पाठार का कारण नहीं है। यह पहला ही प्रश्न है जो आपको चकमा दे सकता है। चलिए बताइए, कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ए ऑप्शन का रहा है प्रेरणा की सीमा, बी ऑप्शन का रहा है विद्यालय का सहयोग, सी ऑप्शन का रहा है शारीरिक सीमा, और डी ऑप्शन का रहा है ज्ञान की सीमा। तो जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि अधिगम के पठार का कारण इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए, अगर बात करें सबसे पहले अधिगम का पठार का कारण कौन-कौन से हो सकते हैं, तो प्रेरणा की सीमा से भी अधिगम का पठार हो सकता है, ठीक है। शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा, ये सब अधिगम के पठार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पठार के अंतर्गत नहीं आएगा वो हो जाएगा विद्यालय का सहयोग, ठीक है। विद्यालय का सहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर एक परिभाषा बहुत ही पूछी जाती है या कई परीक्षाओं में पूछा गया, किसी भी राज्य का टेट का प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, और यूपी टेट में भी यह प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो यह परिभाषा आप रट लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने दिया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, किसने कहा है। ए ऑप्शन कह रहा है गेट्स व अन्य, बी ऑप्शन कह रहा है क्रो एवं क्रो, सी ऑप्शन कह रहा है थांडाइक, और डी ऑप्शन कह रहा है पियाजे। तो जल्दी से बताइए कौन से वो लेखक हैं जिन्होंने यह दिया था, मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने यह कथन दिया था कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो बात करें इस प्रश्न की उत्तर की, तो इन्होंने किसने दिया था, गेट्स व अन्य। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि इस प्रश्न को याद करिए या रट लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके प्रश्न कितने भी देखे होंगे, यहाँ पर यह परिभाषा जो है बहुत ही उपयोगी होने वाली है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि कई बार यह पूछा जा चुका है यूपी टेट में। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। तो यह प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। आपको पता होगा ना, विनय परीक्षण किसका मापन करेगा, चलिए बताइए। ए ऑप्शन का रहा है व्यक्तित्व का, बी ऑप्शन का रहा है पढ़ने की दक्षता का, सी ऑप्शन का रहा है बुद्धि का, और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चले जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कि विनय परीक्षण किसका मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो है यह बुद्धि का मापन करता है। आपको पता होना चाहिए 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, ठीक है। विनय साइमन परीक्षण जो है सबसे पहला बुद्धि का परीक्षण था। आपको पता होना चाहिए किस सन में हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विनय परीक्षण जो किया जाता है वह बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, ठीक। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व, देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, क्योंकि यूपी टेट में सीडीपी के अंतर्गत 1 से 2 परिभाषाएं हर बार पूछी गई हैं। अब देखिए एक बार प्रीवियस ईयर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए किसने यह किया है, फ्रायड ने किया, युंग ने किया, या मन ने किया, या आलपोर्ट ने किया। चलिए
बताइए अंतर्मुखी बहिर्मुखी का वर्गीकरण किसने किया है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो आएगा युंग महोदय ने यह किया था। ठीक है, व्यक्तित्व को 3 भागों में युंग ने बाँटा था, तो आपको उत्तर क्या देना है? युंग महोदय, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? यहाँ पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? बिल्कुल सही, युंग, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने व्यक्तित्व के वर्गीकरण को 3 भागों में बाँटा था। कौन-कौन सा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इतना याद करिएगा, युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बी नोट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमारे पास 30 प्रश्न हैं जो कि 2017 में पूछे गए थे बाल विकास के अंतर्गत। तो थोड़ी सी क्लास की स्पीड तेज़ रखेंगे ताकि आप पूरा क्लास ज़रूर देखें। ठीक है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों, अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूपी टेट फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको फ्री में यूपी टेट की तैयारी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराने वाला है, वो भी यूट्यूब पर फ्री में। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं? ए ऑप्शन कह रहा है आर्थिक तत्व, बी ऑप्शन कह रहा है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी ऑप्शन कह रहा है शारीरिक तत्व और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि बच्चों के सामाजिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करेंगे। चलिए ए बी सी डी में उत्तर जल्दी जल्दी बताते रहे, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला मैंने बार बार बोला कि बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो चलिए उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, जितने लोगों ने हमारा इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन को दिया है उनका सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे मेन होता है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का भी उत्तर हमारा जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो यह बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी ऑप्शन कह रहा है नियमित विकास का नियम, सी ऑप्शन कह रहा है द्रुतगामी विकास का नियम और डी ऑप्शन कह रहा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा होगा? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा जो नियम होगा वह होगा अनियमित विकास का नियम। ठीक, अगर आपने भी उत्तर बी दिया है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है तो हमें प्रीवियस ईयर को याद करना है। जहाँ पर इससे संबंधित और प्रश्न बन सकते हैं वहाँ पर हम बताएंगे फैक्ट वाले प्रश्न। लेकिन बताइए आपको इस प्रश्न में क्या व्याख्या की जाए, बताइए। इसलिए समय वेस्ट ना करें, जितना पढ़ सकते हैं अधिक से अधिक पढ़िए अभी। ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कराई जाए, कम समय में अधिक तैयारी, क्योंकि टीचिंग एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट लक्ष्य तक चैनल ही है। ठीक, आपका अपना चैनल है लक्ष्य तक, तो आप जुड़ सकते हैं फ्री में, उसमें कुछ पैसा नहीं लगता। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मतलब इसमें 3 जो है विकास का सिद्धांत है और एक जो है वह विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी ऑप्शन कह रहा है निरंतर विकास का सिद्धांत, सी ऑप्शन कह रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत और डी ऑप्शन कह रहा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। चलिए बताइए इसमें से कौन सा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर बिल्कुल सही। बात करें विकास का सिद्धांत कौन कौन सा है, निरंतर विकास का सिद्धांत, ये तो आप जानते हैं कि किसी भी मनुष्य का हमेशा विकास होता रहता है, किसी भी बालक का विकास पूरी लाइफ टाइम तक होता रहता है। ठीक है, वृद्धि लाइफ टाइम के लिए नहीं होती, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है हमेशा होती रहती है। तो यहाँ पर यह विकास का सिद्धांत होगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत, बिल्कुल विकास का संबंध जो होता है परस्पर होता है, आप भी जानते हैं। समान प्रतिमान का नियम, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों जो है ये विकास का सिद्धांत है, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं होंगे।
समझ गए ना? तो यहाँ पर जो विकास का सिद्धांत नहीं है वही उत्तर होगा। तो क्या नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और आज की यह क्लास जरूर पूरा देखिए और कमेंट करके बताइएगा क्या इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाए तो आप 100 प्लस स्कोर करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारा सिद्धांत है कि आपको परीक्षा तक हर सब्जेक्ट से हजार हजार प्रश्न कम से कम प्रोवाइड किए जाएं, इम्पोर्टेंट जो हैं। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ और निःशुल्क तैयारी करिए। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, थ्योरिकल क्लास के माध्यम से, मॉडल पेपर, मैराथन क्लास सभी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यह भी परिभाषा, जितनी भी परिभाषाएं पूछी गई ना उनको रट डालिए क्योंकि वो बार बार रिपीट होती है यूपी टेट में। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था आप बताइए? पियाजे ने दिया था, या हरलॉक ने दिया था, या आलपोर्ट ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो उत्तर होगा यह कथन है हरलॉक महोदय का। हरलॉक महोदय का यह कथन और आपके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसे आप बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? मूल प्रवृत्तियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात अभी हम बताएंगे इसका पूर्व विस्तार से। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ए ऑप्शन का है जेम्स ड्रेवर जिसे कहते हैं आप, बी ऑप्शन मैकडूगल, सी ऑप्शन थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन वुडवर्थ। ठीक है, तो 14 प्रकार से मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किया था तो कौन थे वो थे मैकडूगल। ठीक है, इन्हें मूल प्रवृत्तियों का जनक भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अभी जब मैं आपको हर एक मनोवैज्ञानिक के बारे में अलग अलग से थ्योरिकल क्लासेस कराएंगे तब उसमें हम आपको बताएंगे कि इनके बारे में 14 मूल प्रवृत्तियां कौन सी हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी बातें हम तब बताएंगे। ठीक है, अभी हम आपको प्रीवियस ईयर करा रहे हैं तो सुपर फास्ट तरीके से प्रीवियस ईयर ही पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 में ना सीडीपी में बहुत ज़्यादा परिभाषाएं पूछी गई थी। देखिए ये तीसरा परिभाषा है हमारी, इसलिए हम कहते हैं कि जो भी परिभाषाएं प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको रटिए एक बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। देखिए प्रश्न में भी प्रश्न है, यहाँ पर परिभाषा में भी एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहले जो प्रश्न दिए गए उसे ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, तो यह प्रश्न याद करिए क्योंकि कभी कल क्या होता है ना, इतना प्रश्न देता है जैसे किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है, बस केंद्रीकरण क्या कहलाएगा। अब उसमें दे देगा अवधान, ध्यान, ध्यान, ये से बनाकर प्रश्न पूछ लेता है। तो याद रखिएगा ये परिभाषा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यह परिभाषा किसने दिया अब बात करते हैं। क्या डम्बिल ने दिया था, रॉस ने दिया था, या मन का है, या पियाजे का है? चलिए बताइए यह परिभाषा किसकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह परिभाषा डम्बिल की है। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है और यह परिभाषा डम्बिल महोदय ने दिया है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सबसे पहले एक बात सुनिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीखने का नियम किसने दिया था। तो सीखने का नियम किसने दिया था तो आपको बताना पड़ेगा, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सीखने का नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। और ये सीखने का नियम उन्होंने दो पार्ट में बांटा था। कौन कौन से थे? एक मुख्य नियम था और एक गौड़ नियम था। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं, 3 टॉपिक आते हैं और गौड़ नियम के अंतर्गत जो है कितने, 4 या 5 टॉपिक आते हैं। ठीक है, चलिए 4-5 टॉपिक आते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं। चलिए
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सीखने के मुख्य नियमों में कौन सा शामिल नहीं, ए ऑप्शन का है तत्परता का नियम, बी ऑप्शन का है अभ्यास का नियम, सी ऑप्शन का है बहु अनुक्रिया का नियम और डी ऑप्शन का है प्रभाव का नियम। बताइए। यह प्रश्न यूपी टेट के 2018 या 20 में 21 में शायद पूछा गया। देखिए एक बार 2021 का पेपर देखिएगा, वहाँ पर यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए, अगर बात करें यहाँ पर उत्तर की, तो यह हमारा उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह गौण नियम है, प्राथमिक नियम नहीं है, मुख्य नियम में नहीं आता, ये गौण नियम में आता है। ठीक। और जो ए दिया गया ऑप्शन तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये हमारे मुख्य नियमों के अंतर्गत आते हैं। ये 3 मुख्य नियमों के अंतर्गत आते हैं और जो गौण नियम के अंतर्गत आएंगे उन्हें सुन लीजिए। पहला होगा बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा होगा मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा होगा आंशिक क्रिया का नियम और चौथा होगा, क्या होगा बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर इतने को याद करिएगा। वैसे तो प्राथमिक नियमों के अंतर्गत पूछा जाता है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक। इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग और आगे बढ़िए और देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? जल्दी से बताइए कौन सा परीक्षण है जो प्रतिपादित किया गया। ए ऑप्शन करा है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी ऑप्शन करा है साधारण मानसिक योग्यता, सी ऑप्शन करा है आर्मी अल्फा परीक्षण और डी ऑप्शन करा है चित्रांकन परीक्षण। चलिए, बताइए यहाँ पर कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए जल्दी बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही। अगर बात करें डॉक्टर एस जलोटा, तो पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। इन्हें सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण इन्होंने किया था। कब किया था? तो इन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1963 ईस्वी में किया था। आप इनके बारे में इतना जानते रहिएगा। ठीक। चलिए, अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन स्पीयरमैन, सी ऑप्शन पियाजे, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, बताइए कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्पीयरमैन ने किया था। यहाँ पर स्पीयरमैन दिया गया है बी ऑप्शन में। तो स्पीयरमैन ने द्विबुद्धि सिद्धांत कब दिया था? तो वो दिया था कब बताइए? 1904 ईस्वी में दिया था। नोट कर लीजिएगा। ठीक। तो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में दिया था। ठीक। इनके अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। सामान्य योग्यता कारक जिसे जी फैक्टर कहते हैं और दूसरा जो होगा विशिष्ट योग्यता कारक जिसे यस फैक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। एक बार क्लास को लाइक करिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। जितना यहाँ पर आपको फ्री मिल जाएगा ना, आप कहीं पैसा देकर बैच भी लेंगे वहाँ पर उतना नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ, यूपी टेट सी टेट रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया था पहली बार में। मुझे पता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना छोड़ना है। ठीक है, सब पता है। जो पहली बार में 3 परीक्षाओं को पास कर सकता है वो आपको भी करा सकता है। ठीक। चलिए, फिलहाल आपकी इच्छा है। अगर आप सहमत हैं हमारी बात से, क्लास अच्छी लग रही हो, तब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जुड़िएगा तब जब डेली सुबह 10 बजे लाइव क्लासेज पढ़ना हो तब। ठीक। चलिए, देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? और एक बात और, जितने लोग सोच रहे हैं ना कि जब नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भर लेंगे तब पढ़ेंगे ना, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। फॉर्म भरिए ना भरिए, आपका एग्जाम डेट जब तय हो गया 29-30 जनवरी 2026 को, तो आप अभी से धीरे धीरे पढ़ाई करिए ना। ठीक। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहे फॉर्म आए के बाद पढ़ें, चाहे जब पढ़िए। ठीक है, फॉर्म आ जाए तब पढ़ें या परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो जाए तब पढ़ें।
आपकी इच्छा है ये। चलिए, क्या पूछा गया था देखते हैं प्रश्न में फिर से। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब 3 सही है, 1 सही नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन में कह रहा है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, तो थांडाइक ने दिया था क्या। बी ऑप्शन कह रहा है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्किनर। सी ऑप्शन कह रहा है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव। और डी ऑप्शन कह रहा है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो यहाँ पर बताइए कौन सा वह कथन है जो सही नहीं है। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा यहाँ पर सही नहीं होगा। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सीखने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर याद करिए। अगर ए ऑप्शन की बात किया जाए सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत है, यह थार्नडाइक महोदय ने दिया था, ये सही है। एक प्रश्न बन गया, यहाँ से याद करिए। दूसरा में भी एक प्रश्न है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था, यह भी सही है। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, तो चूहे पर प्रयोग किया था। और थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, तो बिल्ली पर प्रयोग किया। ये सब पूछे जाएंगे। और तीसरा जो है यह है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, तो यह किसका है, तो यह पावलोव का है। और पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर पावलोव ने प्रयोग किया था। ठीक, लेकिन कहें कि सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया था, बेरी यह गलत हो जाएगा, एकदम से गलत है। ठीक, लेकिन सीखने का समग्र सिद्धांत जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बताइए यह किसने दिया था। चलिए, तो सीखने के समग्र सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है, शायद वह नाम बताएं तो आप उत्तर दे दें। उसे कहते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अब बताइए अंतर्दृष्टि से सिद्धांत से कौन संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि या सूझ में सिद्धांत से संबंधित हैं। तो यहाँ पर कौन आते हैं, कोहलर आते हैं, कर्ट कोपका आते हैं, ये सब आते हैं, कर्ट लेविनोविन आते हैं ना। तो यहाँ पर कोहलर उत्तर होना चाहिए था। ठीक, इसलिए यहाँ पर हमारा यही उत्तर सही हो जाएगा। पूछा गया था कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। ए बी सी ये तीनों सही है, लेकिन डी ऑप्शन गलत है, इसलिए हम यह टिक करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। क्लास देखिए थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि जब 30 प्रश्न आपको करा रहे हैं, सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट बता रहे हैं, उत्तर उत्तर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी 25 से 30 मिनट की क्लास होने वाले है। तो धैर्य बनाकर देखिएगा जरूर। यह मत कहिएगा कि 5 मिनट देखें फिर बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं करिएगा। नहीं तो एक बार जो बाकी रह गया ना, वह बाकी रह जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि इनमें से किन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। अब बताइए। ए ऑप्शन करा है क्रो एवं क्रो। बी ऑप्शन करा है गार्डन। सी ऑप्शन करा है थार्नडाइक। और डी ऑप्शन करा है पियाजे। यहाँ पर सारा का सारा ऑप्शन ही गलत दे दिया गया। ठीक, बताइए कौन सा होंगे, देखते हैं कितने लोग जानते हैं इनको। यहाँ पर गार्डन लिख कर ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये गार्डन इनका नाम नहीं होगा, इनका नाम जो है वो होता है गाल्टन। ठीक है, इनका नाम जो है गाल्टन है। याद करिएगा, गाल्टन सही से लिख दे रहा हूँ, गाल्टन। ठीक, नोट कर लीजिएगा। सुजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये होते हैं गाल्टन महोदय। हमारा यहाँ पर यही उत्तर हो जाएंगे, गाल्टन। ठीक है, सुजनन शास्त्र के पिता यही कहे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कह रहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, अब बताइए। देखिए इस पेपर में 2017 का जो पेपर हुआ था, उसमें देखिए अधिक से अधिक परिभाषाओं को पूछा गया। 2018 के पेपर में मात्र 2 परिभाषाएं आई थी, लेकिन 2017 का पेपर जो आज हम कर रहे हैं क्लास में, उसमें लगभग 4 प्रश्न सीडीपी के अंतर्गत परिभाषाओं से आया है। ठीक, तो बताइए सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसका है, पियाजे का, थांडाइक का, वाटसन का, या क्रो एवं क्रो का। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है हमारा। ठीक ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने भी उत्तर डी दिया था तो आपका उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यह परिभाषा किसकी है, तो क्रो एवं क्रो की है। ठीक है, क्रो एवं क्रो की यह परिभाषा है। और आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन इसका सही करिएगा। अगला प्रश्न होगा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है।
ये तो आप जानते होंगे, आपने बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, डीएलएड किया होगा, जो भी किए हैं आपको यह पढ़ाया गया होगा। बताइए अब। चलिए, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? क्या बाल्यावस्था से संबंधित होगी, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, मध्य किशोरावस्था से? कहाँ से संबंधित होगी बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारा उत्तर हो जाएगा पूर्व किशोरा अवस्था से यह विद्रोह की भावना संबंधित होती है। ठीक है। कौल सैनिक एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा था। क्या कहा था? किशोर प्रौढ़ों को, ठीक है, कौल सैनिक, पहले नाम नोट कर लीजिए, कौल सैनिक, ठीक है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकते हैं, ऐसा किशोर समझता है। और यह परिभाषा कॉल सैनिक की है। बहुत ही उपयोगी परिभाषा है किशोर अवस्था से। और एक परिभाषा पूछी जाती है, किशोर अवस्था उथल पुथल की अवस्था है। यह किसने कहा? तो यह स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा सी ऑप्शन। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। क्या कहलाता है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति और अवधान। क्या होगा यहाँ पर? अब उत्तर दीजिए। चलिए, जल्दी बताइए। यह भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाता है? सीखने का पठार कहलाता है। मतलब पठार बन गया, सीखने में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वहाँ पर पठार बन चुका है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी मैंने ऊपर बताया था, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बता दीजिए मेरे ऑप्शन पढ़ने तक। ठीक है। प्रश्न में पूछा गया प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ए ऑप्शन का रहा है कोहलर, बी ऑप्शन का रहा है पावलोव, सी ऑप्शन का रहा है थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन पियाजे। चलिए, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होने वाला है। तो सीखने के जो है प्रयास एवं भूल का अगर सिद्धांत का जनक पूछा जाए तो थॉर्नडाइक महोदय को कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर विस्तार से इनके बारे में बता दिया था। ठीक है। तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आप जानते रहिए, इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। आज की क्लास हम देख रहे हैं यूपी टेट 2017 में बाल विकास के पूछे हुए प्रश्नों को। और आप भी प्रीवियस ईयर के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही ऐसा एक अस्त्र है जिससे हम यूपी टेट की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। ठीक। चलिए, बाकी और हमारी क्लासेज अतिरिक्त भी चल रही हैं, मैराथन क्लासेज। आप हमारे साथ जुड़िए, एक बार चैनल पर विजिट तो करिए एक बार। कई महत्वपूर्ण क्लासेज आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध करा दी गई हैं। ठीक है। अगर आप भी हमारी फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री प्रैक्टिस बैच आपको एक्सेस मिल जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 22 होंगे, 23 होंगे, 24 होंगे, 25 होंगे। चलिए बताइए, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट है यह। तो 23 का जोड़ा होता है, मतलब 23 का जोड़ा मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, इतना याद करिएगा। यहाँ पर तो जोड़े में पूछा गया तो यहाँ पर हम जोड़े में 23 का जोड़ा लिखेंगे। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है सामान्य संयुक्त कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपको 46 बताना पड़ेगा। ठीक। यहाँ पर जोड़े की बात किया गया तो मतलब 23 होगा, इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर 23 है। ठीक है। 23 दूना 46 हो जाता है ना। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों प्रश्न याद करिएगा। ठीक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन 23 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ए ऑप्शन कह रहा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी ऑप्शन कह रहा है विकास का सिद्धांत, सी ऑप्शन कह रहा है व्यक्तित्व का सिद्धांत और डी ऑप्शन कह रहा है अधिगम का सिद्धांत। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक।
कोहलर संबंधित थे तो अधिगम का सिद्धांत कोहलर से संबंधित होगा। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो अभिप्रेरणा के जनक कौन कहे जाते हैं बताइए। चलिए बताइएगा अभिप्रेरणा का जनक कौन कहे जाते हैं। तब तक अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने किया है? ए ऑप्शन अभी मैंने सब बता दिया ऊपर। देखिए एक प्रश्न अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ऊपर ना, तो यहाँ पर 3-4 प्रश्न ऑटोमेटिक आए हैं उसी से। ठीक, तो देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जनक कौन है। पियाजे होंगे, थॉर्नडाइक होंगे, वाटसन होंगे या स्किनर होंगे। चलिए अगर बात करें क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया गया था, तो वह था चूहे पर। अब बताइए इसमें से चूहे पर कौन प्रयोग किया था? चलिए बताइए चूहे पर इसमें कौन प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। लेकिन बात करें स्किनर की, तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इस का भी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न में। प्रश्न में पूछा जा रहा है बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ए ऑप्शन कर रहा है कैटल, बी ऑप्शन कर रहा है थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन कर रहा है पियाजे, डी ऑप्शन कर रहा है वाटसन। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? चलिए तरल क्रिस्टली की जहां पर बात आ जाए वहां पर आरवी कैटल होंगे उत्तर में, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हमारा कैटल दिए गए हैं, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आरबी कैटल इनका पूरा नाम है, याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? एक बार फिर प्रश्न पढ़िए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ए ऑप्शन कर रहा है समझ, बी ऑप्शन कर रहा है अनुप्रयोग, सी ऑप्शन कर रहा है सृजनात्मक और डी ऑप्शन समस्या समाधान। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक ठीक, चलिए यहाँ पर उत्तर बताइए आप लोग, बताते रहिए उत्तर, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं। यहाँ पर उत्तर जो होगा क्या होगा, यहाँ पर सृजनात्मक हो जाएगा। ठीक है, सृजनात्मक होगा, चाहे सृजनात्मकता कर लीजिएगा, यहाँ पर ता लगा लीजिएगा। ठीक है, सृजनात्मकता हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, तो सी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़िए। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। बार बार लाइक इसलिए करवाते हैं ना, क्लास अगर आप लाइक कर देते हैं ना, तो यूट्यूब क्या करता है ना, यह क्लास 2-3 लोगों तक भेज देता है। एक लाइक से लगभग 4 से 5 लोगों तक यूट्यूब खुद रिकमेंड करता है। शायद आपको अभी यह क्लास इंपॉर्टेंट ना लग रही हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो यह क्लास तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन उन तक तो शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, क्योंकि उन्हें तो फ्री में पढ़ना है, आपको तो क्या है, आप सोच रहे हैं कि फ्री में पढ़ाया जा रहा, कोई इसका मतलब ही नहीं है। ठीक, लेकिन शेयर करिए, लाइक करिए। आप जुड़ना चाहते हो जुड़िए, नहीं तो लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका तो नहीं, अलग से किसी का फायदा हो सकता है यहाँ से। ठीक है, चलिए फिलहाल आएंगे अपने क्लास पर। आपकी इच्छा है, आपको पढ़ना है तो तब जुड़िएगा, नहीं तो मत जुड़िएगा। अपने हर क्लास में कहते हैं पढ़ने वाले को ही हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन ने एक सिद्धांत दिया था, वही पूछा जा रहा है कौन सा सिद्धांत है। ए ऑप्शन कह रहा है सामाजिक बुद्धि, बी ऑप्शन कह रहा है संवेगात्मक बुद्धि और डी सी ऑप्शन कह रहा है आध्यात्मिक बुद्धि और डी ऑप्शन सामान्य बुद्धि। बताइए कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए बिल्कुल सही होगा। यही हमारा, जितने भी लोगों ने सहयोग संवेगात्मक बुद्धि दिया है उनका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। अब 3-4 प्रश्न और हैं, बाकी हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे, लेकिन अभी भी 3-4 प्रश्न हैं, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है, मतलब 3 समानता रखते हैं, एक भिन्न है तीनों से। कौन है? ए ऑप्शन पढ़ेंगे, कह रहा है कि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी ऑप्शन कह रहा है समान अवयवों का सिद्धांत और सी ऑप्शन कह रहा है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और डी ऑप्शन कह रहा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर उत्तर हमारा।
बताते रहिए। बिल्कुल सही। अगर आपने भी उत्तर क्या दिया है, बिल्कुल सही, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सी ऑप्शन आपने बताया है, तो यहाँ पर ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। यही शेष से भिन्न है, बाकी ए, बी और डी ये तीनों समान हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर सी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। आज के यूपी टेट 2017 की क्लास में आखिरी प्रश्न, मतलब कि जो भी प्रश्न 2017 में पूछे गए थे सीडीपी से, उसका यह 30वां प्रश्न यानी कि आखिरी प्रश्न है। ठीक, तो इसका उत्तर आप दीजिए। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होगा? क्या ज्ञान होगा, बोध होगा, अनुप्रयोग होगा या विश्लेषण होगा? चलिए, न्यूनतम स्तर की बात किया गया तो बिल्कुल सही, यहाँ पर न्यूनतम स्तर जो होगा वह हो जाएगा ज्ञान का। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बाकी डेली सुबह 10 बजे तैयार रहिए, क्लास हमारी लाइव होती है। आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजे या ना भेजे, आप हमारे चैनल लक्ष्य तक पर सुबह 10 बजे विजिट करिए, आपको वहाँ पर क्लासेस चलती हुई मिलेंगी। ठीक, लेकिन फिर भी अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा हमारे और बेल आइकन को ऑन किया होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। फिलहाल क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, 2018-17 करा दिया है। अब जो बचा है और भी हम उसे धीरे धीरे करा रहे हैं, तो जुड़े रहिए। प्रीवियस ईयर को जल्दी से समाप्त करते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट मैराथन चलाएंगे और प्रैक्टिस सेट लगातार चलती रहेगी सुबह 10 बजे, क्योंकि फ्री प्रैक्टिस बैच हमारा प्रोवाइड करने का लक्ष्य है, आपको फ्री में शिक्षा देना है। चलिए फिलहाल कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, तैयार रहिएगा। धन्यवाद।